हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। ये क्वेश्चन जो है बैंक, एसएससी, रेलवेज में आते हैं। मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा ताकि कोई भी एस्पेक्ट जो है एमसीक्यू का ना छूटे। और पीडीएफ पर आपको हमारा करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको एक ही प्लेस पर, जो हमारा ऐप है वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत करते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो कौन सा ग्रह है, वो आपको नाम बताना है। विच प्लेनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द नोन मून्स इन द सोलर सिस्टम। तो आप इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुलाई 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको डीएसी बोलते हैं, तो इसके द्वारा स्वीकृत जो प्रस्तावों की अनुमानित मूल्य जो है वो कितना था। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रपोजल्स क्लियर्ड बाय द डीएसी इन जुलाई 2026। तो ये था 52,000 करोड़। तो जो रक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के राजनाथ सिंह जी, इनकी अभी अध्यक्षता में डिफेंस जो एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और लगभग 52,000 करोड़ के नए जो रक्षा उपकरण हैं इनको खरीदने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दे दी गई है। तो ये न्यूज़ काफ़ी अहम है, बहुत अलग अलग मायनों में। और जो ये डिफेंस समझौता है ये 52,000 करोड़ का है। किसके द्वारा लिया गया है? ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है जिसकी चेयरशिप होती है जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनके पास में। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका पूरा मकसद ये होता है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है इसको और भी ज़्यादा मॉडर्न बनाना। तो ये इनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ये बेसिक मोटिव है। और भारत सरकार अब आत्मनिर्भर के तहत जो है भारत में जो बनी चीज़ें हैं जिसको हम इंडिजीनियस बोलते हैं, इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। और हमारी जो वायुसेना और नौसेना है इसके लिए भी बहुत सी जो नई टेक्नोलॉजी हैं और मशीनें, इसको खरीदने का भी अप्रूवल यहाँ पर मिल गया है। तो ये न्यूज़ आपसे एक अमाउंट पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल जो है वो कितने जो है अमाउंट का है। ठीक है। तो ये 52,000 करोड़ का है। What is the name of the semiconductor hub being established at IIT गांधीनगर। तो IIT गांधीनगर में अभी एक जो सामर्थ जो ये सेमीकंडक्टर हब है इसका नाम ये रखा गया है और इसको अभी जो IIT गांधीनगर है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम एक नया हब बनाने का डिसीजन ले रहे हैं और सामर्थ को हम IIT जो गांधीनगर है यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस हब का जो पूरा नाम है वो सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब ये है। तो ये सामर्थ की पहले तो ये फुल फॉर्म है, ये काफ़ी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो सामर्थ का मतलब है सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब। तो ये कहाँ पर है? IIT गांधीनगर में। और यहाँ पर जो आउटले इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? वो है 190 करोड़ का। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट के साथ में है। तो ये 190 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट के जो 3 बड़े विभाग हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय जो MEITY है और गुजरात गवर्नमेंट है और जो IIT गांधीनगर है, ये 3 लोग इस पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ऐसी सुविधाएं होंगी जहाँ छात्र नई तकनीकी और जो आपका IC डिज़ाइन है, सेमीकंडक्टर बनाने की जो बहुत ही माइल्ड जो वर्क होते हैं उनको यहाँ पर ये लोग सीखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। तो ये आप लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है दिल्ली की जो EV पॉलिसी 2026 है इसका फाइनेंशियल जो आउटले है वो कितना यहाँ पर रखा गया है। तो दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का जो कुल वित्तीय प्रावधान है ये काफ़ी ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक जो है ये चलने वाली है। तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट जो है 15,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पर रखा गया है और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके, यही इसका जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी दिल्ली की कैबिनेट ने जो दिल्ली EV पॉलिसी है इसके लिए कितना जो फाइनेंशियल आउटले वो रखा हुआ है। तो पहले तो टाइमलाइन है 31 मार्च 2030 तक 15,000 करोड़ का। तो सरकार का लक्ष्य ये है कि लोग जो है पुरानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां छोड़कर अब जो है EV गाड़ियां ये खरीदें।
दो चीज़ें आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट जो है, एक तो जो E20 जो इथेनॉल 20 पेट्रोल है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इसको आजकल पेट्रोल के साथ मिक्स करके जो है बेचा जा रहा है, और गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम मतलब एक तरीके का ये ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गाड़ियाँ एवरेज, उसमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली। वहीं पर दूसरी ओर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो 15,000 करोड़ के साथ में जो है आपके लिए एक दिल्ली की EV पॉलिसी लेकर आई है। इसके लिए जो है सरकार ने इलेक्ट्रिक जो कारें हैं उस पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये माफ़ कर दिए। 30 लाख रुपए तक की जो कीमत की कार है उसके लिए जो है ये इन्होंने एक बड़ा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन लेवल कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो है 32,000 जो पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसको इंस्टॉल करेगी आने वाले समय में। ठीक है, ये जो की हाइलाइट्स हैं ये PDF में मिल जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ के रूप में किसने भी कार्यभार संभाला है? जो जनरल धीरज सेठ हैं, तो इन्होंने जो है भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष, जिनको कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसके रूप में अभी अपना पदभार ग्रहण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 31st है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS भी बोलते हैं इनको, और इनका नाम है जनरल धीरज सेठ। और इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनको सक्सीड किया है। इनका रिटायरमेंट हुआ आफ्टर मोर देन 4 डिकेड्स ऑफ द मिलिट्री सर्विस। लगभग 40 साल तक इन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, मिलिट्री में। और जनरल सेठ है, ये एक एलुमनस है NDA के, और इनका जो है कमीशन हुआ था 1986। ठीक है, तो देखो आर्मी में जब कभी कोई ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तो उसको बोलते हैं कमीशनड। ठीक है, कमीशन और डी कमीशन ये बहुत ही कॉमन टर्म्स होती हैं। आपने देखा होगा ना कि कोई INS हमारा कोई नेवल शिप है, जब वो अपनी नेवी में अपनी सेवाएं देने के लिए आता है तो बोलते हैं ये कमीशनड हुआ है। कमीशन मतलब इसने इस चीज़ को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में हम इनको यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो है ये सेना प्रमुख बनने से पहले जो है ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर जो है ये भी काम कर चुके हैं। उन्होंने सेना के भविष्य के लिए विजय नाम का एक नया प्लान जो है वो पेश किया है, जिससे हमारी सेना जो है और भी ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज यहाँ पर होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये विजय क्या है। तो विजय जो है एक तरीके का इन्होंने एक प्लान दिया है। तो विजय प्लान का मतलब है कि सेना को सतर्क और सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर और तकनीकी टेक्नोलॉजी से जो है लैस हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सैनिकों का जो मान सम्मान है वो सबसे ऊपर यहाँ पर रखा गया है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, और ये जो विजय का रोड मैप है ये विजिलेंस एंड रीडीनेस है, इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ज्वाइंटनेस है। तो ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है। ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि विजय की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ आप जरूर एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको याद भी कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म में से कोई भी एक लेटर वो लोग यहाँ पर पूछ लेंगे। What is the name of the mission launched by the India to assist the earthquake victims in Venezuela? आपने भी देखा था कि वेनेजुला में बहुत ही भयंकर भूकंप आया और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1000 लोगों के आसपास में जो लोग हैं इनकी वहाँ पर डेथ भी हो गई। तो इसके लिए जो है भारतीय सरकार है, इन्होंने अभी एक वहाँ पर ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन एमस्टेड। ठीक है, तो ये जो भारतीय सेना है, तो वेनेजुला में एक बहुत ही भयंकर भूकंप के बाद इन्होंने भारतीय सेना का एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वहाँ पूरी तरीके से काम कर रहा है। और इस मिशन का नाम जो है भारत ने ऑपरेशन एमस्टेड, मतलब इसका नाम होता है कि ऑपरेशन दोस्ती, ये यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर 24 घंटे लगातार जो सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं। जो भी पीड़ित हैं इनको मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस अस्पताल में इमरजेंसी इलाज और जो सर्जरी हैं, एक्सरे हैं, दवाइयाँ हैं, ऐसी ज़रूरी जो सुविधाएं वो वहाँ पर मौजूद हैं। भारत ने इस मिशन में जो मिशन क्यूब्स हैं इसका इस्तेमाल किया है, जो एक चलता फिरता जो आधुनिक अस्पताल है उसको हम यहाँ पर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन क्यूब्स क्या है, ये भीष्म क्यूब, तो भीष्म क्यूब का मतलब होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो ये एक तरीके का चलता फिरता जो हॉस्पिटल है वो है। और ये मिशन दिखाता है कि भारत संकट के समय में जो दुनिया है इसके साथ मजबूती से खड़ा भी रहता है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ जो है ये भारत का जो कैपेबिलिटीज़ है ये नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखती हैं। तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन एमस्टेड।
द आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ द श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये जो है कर्नाटका की बैंक है। ठीक है, आरबीआई ने ये भी बताया कि बैंक की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं बचा था और कमाई के कोई भी चांसेस वहाँ पर नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 इसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने जो है ये देखा कि ये बैंक तो लगातार फेल हो रहा है, तो जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है बैंक, तो उस वजह से आरबीआई के पास पावर्स होती है कि वो बैंकिंग लाइसेंस जो है वो उसको कैंसिल कर दें और उस करने से क्या होगा कि फर्दर जो डिपॉजिट्स वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अब कर्नाटक सरकार के जो रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको जो है इस बैंक को हमेशा के लिए बंद करने के लिए जो है एक लिक्विडेट का आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, लिक्विडेट का मतलब कि जो हिसाब किताब निपटाना है उसका इन्होंने यहाँ पर दे रखा है पूरा ऑर्डर। ठीक है, और बैंक के लगभग कहा जाए कि 97.9% जो डिपॉजिटर्स हैं इनका पैसा वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। और आपको पता होगा कि जो DICGC होता है तो ये हर एक कस्टमर के 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस एक तरीके से कवरेज है वो यहाँ पर रखता है। देखो, क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि आप एक बैंक के कस्टमर हैं और आपने अगर बैंक में 6 लाख रुपए जमा कर रखे इन द केस अगर बैंक की कंडीशन ख़राब हो जाती है और बैंक आपका पैसा नहीं वापस कर पाता तो आपका पैसा कितना वापस मिलेगा? मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक जो है ये आपको जो DICGC है ये संस्था आपको वापस देती है। यहीं पर अगर आपके बैंक में 3 लाख रुपए जमा है तो ऐसा नहीं कि आपको 5 लाख फिर मिल जाएगा, नहीं, 3 लाख है तो 3 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, तो किसी के अगर 25 लाख होंगे तो उसको भी 5 लाख रुपए तक का ही प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। According to the recent Moody's report, what has India's private credit market grown to the last 5 years? अभी जो मूडीज रेटिंग है इसकी एक नई रिपोर्ट आई है, इसमें जो भारत में प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पिछले 5 सालों में ये जो मार्केट है वो कितना हो गया है, तो ये दुगना होकर $25 बिलियन का यहाँ पर हो चुका है। इसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो भारत का जो मार्केट है वो लगभग $25 बिलियन का हो गया है। पहले इस तरह का पैसा सिर्फ मुश्किल में फंसी कंपनियों को बचाने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब अच्छी और बढ़ती हुई कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं। तो जो ईयरली बेसिस पर जो प्राइवेट क्रेडिट है इसका ट्रांजेक्शन अब 11 बिलियन जो डॉलर है इसको भी यहाँ पर ये पार कर चुका है। तो ये भी एक अपडेट है आप सभी के लिए। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो ये जो मार्केट है वो 2030 तक अगले जो 5 साल हैं उसमें $50 बिलियन तक का यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उस वजह से ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी अहम यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है मूडी की रेटिंग से रिलेटेड है। तो रैंकिंग एंड रेटिंग्स की बात की जाए तो इसमें आता है। तो ये AUM कितना है, वर्तमान मार्केट साइज ये है लगभग $25 बिलियन का। ठीक है, और अगर 2030 तक की बात की जाए अगर सब कुछ अच्छा चला तो ये $50 बिलियन तक जो है ये यहाँ पर हो सकता है। ओके, 4 Indian Americans were recently included in which prestigious list? आपसे कहा गया कि हाल ही में 4 भारतीय अमेरिकों को किस प्रतिष्ठित सूची जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये हैं ग्रेट इमिग्रेंट्स, ग्रेट अमेरिकन्स। तो जो कनार्गी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है तो इन्होंने अपनी ग्रेट इमिग्रेंट्स, ग्रेट अमेरिकन्स जो लिस्ट है 2026 इसको यहाँ पर जारी किया और इस खास लिस्ट में 4 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो इन 4 लोगों के नाम बहुत ज़रूरी है। ये है निकेश अरोड़ा, ये चेयरमैन एंड CEO हैं जो पालो अल्टो नेटवर्क है इसके, और महाजरीन वनाजी ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और संजीव चोपड़ा, डॉक्टर संजीव चोपड़ा ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ द मेडिसिन है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और रेशमा केवाल रामनी तो ये प्रेसिडेंट एंड CEO हैं बर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के। तो ये जो 4 लोग हैं इनकी काफ़ी चर्चा है। और अगर बात की जाए साल 2026 की इस लिस्ट में तो कुल 25 ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बस गए और जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स उनकी भूमिका में, और आज वहाँ के समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इसमें से जो है 4 ये भारत के लोग हैं, इनका नाम याद रखेगा। और अभी जो ये सम्मान है वो अमेरिका की आज़ादी के जो 250वीं एनिवर्सरी है उसके मौके पर यहाँ पर
पर दिया जा रहा है। तो अमेरिका अपना अभी 250वीं वर्षगांठ भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और ये हम सब के लिए काफ़ी प्राउडली मोमेंट है कि भारतीय मूल के लोग जो है दुनिया भर में अपनी जो ब्रिलियंट ब्रेन है इसका इस्तेमाल करते हुए अपना लोहा यहाँ पर मंगवा रहे हैं। Which is the first ever defense co-development project launched by the India and Japan? तो अभी नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच में 16वां एक जो एनुअल समिट है वो यहाँ पर कंडक्ट होता है। तो इस बैठक में दोनों देशों ने अपनी जो स्पेशल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है इसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। और भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में पहली बार मिलकर जो है काम करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है, और अभी जो है दोनों देशों ने जो एआई है इस पर साथ काम करने का भी जो है अपना एक डिसीजन है वो भी यहाँ पर लिया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भारत और जापान ने जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना उसके ऊपर ये लोग काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, कि रोड मैप बना रहे हैं जिसमें सेमीकंडक्टर और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ये जॉइंटली एक रोड मैप होगा जो भारत और जापान के साथ में। और इन्होंने जो पर्यावरण है इसकी मदद के लिए जो इंडिया जापान बायोगैस जो पहल है इसकी शुरुआत भी की है, जिसके तहत जो है 1000 से ज़्यादा जो बायोगैस और खाद के प्लांट हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और व्हाट इज़ द न्यू परमिसेबल लिमिट फॉर द ब्रोकन ग्रेन्स इन रॉ राइस अंडर द PMGKA? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स होती है उसने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको हम लोग बोलते हैं PMGKA और जो अन्य सरकारी योजनाएं इनके बेहतर इनके तहत जो है बेहतर जो क्वालिटी का चावल है इसको देने का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दिया है। तो इस फैसले से 80 करोड़ से जो ज़्यादा लोग हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने जो है ये जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी अहम है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसको इन्होंने जो ब्रोकन राइस की जो स्वीकार्य सीमा है इसको घटाकर इन्होंने यहाँ पर कितना कर दिया, तो ये 10% कर दिया है। पहले क्या होता था जो रॉ राइस है इसमें टूटे दानों की सीमा को पहले 25% तक रखा जाता था, तो अब क्वालिटी बेहतर करने के लिए केवल इन्होंने 10% इसको कर दिया है। मतलब कि अच्छे चावलों की जो मात्रा वो ज़्यादा होगी और जो ब्रोकन राइस है वो केवल 10% है। उबले हुए जो चावल जिसको बोलते हैं पैराबॉइल्ड राइस, तो इसमें भी जो टूटे दाने हैं उनकी सीमा को भी इन्होंने हटा दिया है। और अब जो है इसको 16% से घटाकर अब केवल 5% रख दिया गया है जो पारबॉइल्ड राइस होते हैं इसमें। तो ये दोनों में 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। 25 से इसको 10% कर दिया गया है जो ब्रोकन राइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी अच्छे से बन सकता है। और ये बदलाव जो है 2027-28 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंटाइटलमेंट है चावल की जो मात्रा है इसमें कोई कमी यहाँ पर नहीं आएगी। What is the interest rate notified by the EPFO on EPF deposit for the financial year 2025-26? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है EPFO, इन्होंने 2025-26 के लिए जो PF है जिसको इसकी जमा पर जो है ब्याज दर कितना करने की घोषणा यहाँ पर की है, तो 8.25% है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो फैसला है वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की मंजूरी के बाद इन्होंने लिया है और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज़ हैं इसकी सिफारिश इसकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर जो है ये बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो EPFO है इन्होंने अभी ऑफिशियली जो इंटरेस्ट रेट नोटिफाइड है वो कितना 8.25% है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो है ब्याज दर के साथ में कुछ बड़े बदलाव भी इन्होंने किए हैं, जैसे कि पेंशन भुगतान की नई और सरल व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं CPPS मतलब सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है इसको भी इन्होंने अभी मॉडिफाई सच किया है। और सरकार ने एक और भी बेहतर कदम यहाँ पर उठाया है कि जिन लोगों के खाते में 1000 रुपये या उससे कम की राशि है जो अब काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है ना वो ऑटो सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी है। और बात की जाए लगभग ये जो अकाउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, 1.33 लाख अकाउंट्स बेनिफिटिंग ओवर है। ठीक है, Which joint venture has recently been granted a license by the IRDAI for stand-alone health insurance businesses? अभी क्या हुआ है कि जो IRDAI है इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसको अभी एक लाइसेंस दिया है।
और ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस लाइसेंस को हम लोग बोलते हैं R3 लाइसेंस। इसके मिलने का मतलब है कि अब ये जो कंपनी है भारत में स्वास्थ्य बीमा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इस काम को काफ़ी अच्छे से शुरू यहाँ पर कर पाएगी। ठीक है, और ये जो कंपनी है 2 बड़े ग्रुप्स की साझेदारी है। इसमें 70% हिस्सेदारी जो है एक ब्रिटेन का जो प्रूडेंशियल ग्रुप है उसकी यहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और HCL ग्रुप जो है रिमेनिंग 30% यहाँ पर जॉइंट वेंचर वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो अब इस कंपनी के आने से भारत में कुल 8 ऐसी कंपनियाँ स्टैंड एलोन जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गई हैं, जो केबल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका बिजनेस यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। IRDAI एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर होता है। अगर अप्रूवल्स मिलना हो, इनका लाइसेंस कैंसिल करना हो, इनके ऊपर कॉम्प्लायंसेस जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है वो फुलफिल करानी हो, तो इन सब के लिए IRDAI रहता है। जैसे कि बैंकिंग में RBI है, और जो कैपिटल मार्केट है उसके लिए जो है सेबी है, और मनी मार्केट के लिए आपका RBI है। तो उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इसके लिए आपका IRDAI रहता है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है ये सारे आपको हमारी PDF में मिल जाएंगे। सो बिंदास आप जो है हमारी PDF के अंदर का डेटा जो है वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ओके, Which state has become the first in India to introduce a universal free education scheme from KG to PG? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौन सा ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी PG से KG to PG जो एजुकेशन स्कीम है इसके तहत जो है इन्होंने फ्री एजुकेशन स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस यहाँ पर की है। तो इसका नाम है शिक्षारू समृद्धि। ठीक है, तो जो उड़ीसा सरकार है इन्होंने इस तरीके की स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो अभी जो उड़ीसा की कैबिनेट है इन्होंने फर्दर जो है अपना अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है, और उड़ीसा कैबिनेट ने जो ज्ञानोदय जो इनकी स्कीम है शिक्षारू समृद्धि, ठीक है, तो इस स्कीम को जो है मंजूरी यहाँ पर दे दी है। और इसमें क्या होगा कि अगले 5 सालों में 5,467 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट जो है इतना पैसा खर्च करने वाली है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अब बच्चों को KG से लेकर PG तक की पूरी पढ़ाई जो है मुफ्त यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। तो एक बड़ा डिसीजन मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर किया गया है। उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से फ्री यहाँ पर कर दी गई है। तो इस स्कीम की अगर बात की जाए तो 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए जो बेनिफिट होंगे वो लगभग 32 लाख स्टूडेंट्स को सालाना यहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि पहले सिर्फ 8वीं कक्षा तक की मुफ्त पढ़ाई थी, लेकिन अब इसको 9वीं से 12वीं और फिर कॉलेज UG और फिर मास्टर डिग्री PG तक को भी यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है। और जो भारत सरकार है इन्होंने मुख्यमंत्री पोषण योजना इसका एक्सपेंशन यहाँ पर किया हुआ है। और ये जो मुख्यमंत्री जो पोषण योजना है आपकी, तो इसके तहत क्या होगा 9वीं और जो 10वीं कक्षा के बच्चों का जो दोपहर का खाना होता है मिड डे मील, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑपरेट होता है। ठीक है, वो इनको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच पीरियड? जो वन महोत्सव होता है वो हर साल किस अवधि के दौरान जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्व शर्मा, तो इन्होंने वन महोत्सव 2026 के हफ्ते भर चलने वाले अभियान है इसकी यहाँ पर शुरुआत की है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बेसिकली रन होता है। तो उन्होंने सभी से अपील की है कि वह कम से कम एक पेड़ यहाँ पर जरूर लगाएं ताकि राज्य में हरियाली यहाँ पर बढ़ सके। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा कि असम में काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है वो जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वहाँ पर दी गई, कई सारे पेड़ भी काटे जा रहे हैं। बट यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप लिया है कि एक पेड़ आप लोग लगाइएगा, ठीक है, वन महोत्सव के तौर पर। और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें इस जन भागीदारी का जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि असम सरकार पेड़ लगाने, जंगलों को बढ़ाने और जो वाइल्ड लाइफ है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर कर रही है। तो फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई 1 से 7 जुलाई के बीच में अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट द ट्री प्लांटेशन एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के तौर पर हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट किन 2 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है? द रिपोर्ट एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चरल वॉज ज्वाइंटली रिलीज बाय विच 2 ऑर्गेनाइजेशन?
तो अभी क्या हुआ है कि जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, तो इन्होंने एक साथ मिलकर जो एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चर नाम की एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जारी की है। तो FAO और WMO, FAO का मतलब क्या हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों संस्थान है इनकी फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक ज्वाइंट जो है एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो भीषण गर्मी है, एक्सट्रीम हीट है, ये दुनिया भर में खेती और अनाज की सुरक्षा के लिए जो है एक खतरा यहाँ पर बन गई है। लगभग 123 करोड़ लोग जो हैं जो खेती और खाने के सिस्टम पर यहाँ पर निर्भर है, इसलिए बढ़ती गर्मी से जो है ये लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और गर्मी के साथ साथ में जो ड्रॉट है वो भी आपका पड़ता है, तो फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इससे किसानों की कमाई पर जो है बड़ा असर यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो वेदर कंडीशंस हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में सलाह दी गई कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी गर्मी की चेतावनी पहले ही मिल जानी चाहिए और हमें ऐसी फसलों को उगाना होगा जो गर्मी झेल सके। क्लाइमेट रेजिलेंट जो क्रॉप्स हैं वो हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। With which company has the Ministry of the Tourism recently signed an MOU to boost the digital टूरिज्म? अभी क्या हुआ है कि जो पर्यटन मंत्रालय इन्होंने हाल ही में किस कंपनी के साथ डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। तो गूगल इंडिया के साथ में ये इनका समझौता हुआ है और अभी जो हमारे यहाँ का पर्यटन मंत्रालय इन्होंने भारत के जो पर्यटन स्थलों को डिजिटल दुनिया में मशहूर बनाने के लिए गूगल इंडिया के साथ में एक MOU यहाँ पर इन्होंने साइन किया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ के यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो न्यू दिल्ली में इन्होंने ये वाला MOU जो है वो यहाँ पर अभी साइंड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और अब जो है इस साझेदारी में जो AI और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका यूज़ करके ताकि भारत की जो खूबसूरत जगह हैं उनको यहाँ पर लोग समझ सकें। What is the year-on-year growth rate of the bank credit as of the जून 2026 में बैंक क्रेडिट में साल दर साल की जो वृद्धि दर है वो यहाँ पर कितनी रखी गई है? तो ये 17.4% की है। और अगर हम पिछले साल की तुलना देखें तो बैंक द्वारा दिए गए जो क्रेडिट है इसमें 17.4% की बहुत बड़ी जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग हैं जिन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया है वह भी पिछले साल के मुकाबले 12% से जो है वो यहाँ पर ज़्यादा भी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो RBI की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि जून 2026 के पहले 15 दिन अगर आप बात करोगे तो इसमें बैंकों द्वारा दिए गए लोन में थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और दूसरा क्या है कि लोगों ने जो बैंक में जो पैसा है वो भी यहाँ पर जमा किया गया पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वो लगभग जो है यहाँ पर 12% ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और बैंकों ने जो अपना पैसा है वो सरकारी बॉन्ड सिक्योरिटीज़ जो है उसके थ्रू जो है निवेश करना बढ़ा दिया है, जो ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। और बैंकों को अब RBI से जो मदद लिक्विडिटी सपोर्ट लेने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि बैंकों के पास में एक अच्छा खासा अपना फंड जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये कई मायनों में जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो इन्होंने सिक्योरिटीज़ अपनी की है वो है 75.52 लाख करोड़ की, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सिग्नल यहाँ पर है। Which central ministry launched the India Skills Competition 2026-27? तो आपसे कहा गया कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी क्या हुआ है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका नाम है जयंत चौधरी, तो इन्होंने इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026-27 की इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो स्किल हुनर दिखाने का एक तरीके से कॉम्पिटिशन है, इसमें जो है MSD और NSDC मिलकर जो है इसको हम कहेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको हम NSDC बोलते हैं, ये मिलकर इस चीज़ का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि भारत के जो बहुत ही हाईली टैलेंटेड यूथ हैं इनको ढूंढना, उनको आगे बढ़ाना। तो इसमें जो है 63 अलग अलग तरीके के जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें कोडिंग भी है, खाना बनाना है, बहुत सारी अलग अलग जो रिलेवेंट कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर इन्होंने रखी हैं।
तो जो बच्चे हैं वो स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसको SIDH बोलते हैं, इस पर जाकर हिस्सा लेने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन फॉर्मेट में ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। Who is the chairman of the high level study group constituted to boost the फिल्म इंडस्ट्री? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो एक गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समूह है, स्टडी ग्रुप, तो इसके जो अध्यक्ष ये कौन है? तो इनका नाम है प्रसून जोशी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB है। इन्होंने अनाउंस किया है कि 2 मेजर इनिशिएटिव लिए जाएंगे ताकि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्सपेंड किया जा सके। और अभी एक रिव्यू मीटिंग जो ली जाती है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनके साथ मिलकर। तो हाई लेवल जो स्टडी ग्रुप है इसके जो चेयरपर्सन है ये चेयर्ड बाय द, मतलब अध्यक्षता होती है प्रसून जोशी के साथ में। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया है, कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एक रोड मैप जो है प्रिपेयर यहाँ पर किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इनका नाम प्रसून जोशी, इनका नाम आप याद यहाँ पर रखिएगा। WASP जो वास्प है ये कंडक्ट होता है हर बार किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो वास्प का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो WASP इसको बोलते हैं वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम, तो इसका आयोजन यहाँ पर करती है। अब अभी ये इनका कौन सा संस्करण था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका 5वां संस्करण था। और IAF ने भी सक्सेसफुली जो वास्प प्रोग्राम है ये भी न्यू दिल्ली में किया और इसका जो समापन हुआ उसमें कैपस्टोन सेमिनार, मतलब एक विशेष बैठक के साथ में इन्होंने यहाँ पर किया। ये 6 महीने लंबा एक प्रोग्राम था जिसे दिल्ली की जो CAPSS तो इसके साथ में किया गया, सेंटर फॉर द एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ न्यू दिल्ली में, इनके साथ मिलकर आयोजित किया गया। और इस सेमिनार में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और जनरल अनिल चौहान जो रिटायर्ड हैं, ये ऐसे जो रक्षा के बड़े जाने माने विशेषज्ञ लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। और एक इन्होंने जनरल जो है वो भी यहाँ पर जारी किया है। इस मौके पर जो वायुसेना इन्होंने पहली बार जो WASP CAW जनरल जो है इसको भी यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, तो ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है जो वास्प जनरल। टू द पॉइंट 5 क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ, लास्ट सेशन में ये 5 क्वेश्चन दिए थे, इनके सही आंसर ये हैं। और इस बार के 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, इनको सॉल्व करेगा। और हमारा जो PDF है वो बिल्कुल अप टू डेट है, करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, डेली मंथली वीकली जो है सेशंस हैं वो वहाँ पर अपलोडेड है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम आपसे आगे फिर मिलेंगे और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा व्हाट्सएप पर 8448169188। यहाँ पर हम आपके साथ में जितने भी क्वेश्चन चीज़ें जो होती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन में आप कॉन्टेक्ट करें, चाहे आप हमसे व्हाट्सएप पर मिले, तो जो भी डाउट्स हैं वो आपके दूर यहाँ पर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।